हिंदुस्तान में युवा आबादी बहुत बड़ी है और युवाओं की समस्या जो केंद्रीय समस्या है वो भी बहुत बड़ी है, बेरोज़गारी। और उसके बारे में बहुत अर्थशास्त्री कई ढंग से बात करते हैं, लेकिन व्यक्तिशः बात करिए तो वो एक तरह से हाथ खड़े कर देते हैं कि समस्या इतनी विकराल हो गई है कि इसका क्या हल होगा और ये क्या सामाजिक रूप लेगी, इसका राजनीतिक असर क्या होगा, ये कहना मुश्किल है। खासकर ऐसे दौर में जब सत्तारूढ़ दल ऐसी नीतियां लाए जिसमें रोज़गार नए सृजन होने की बजाय पुराने रोज़गार भी खतरे में पड़ जाएं। तो उस संदर्भ में एक समग्र दृष्टि जिससे समाज, बाज़ार और राज्य तीनों जो हैं वो इस समस्या से कैसे जूझें समग्रता से। जो आज के अन्य संकट हैं जिसमें पर्यावरण का संकट मुख्य है, दूसरा सामाजिक तबकों के बीच के आपसी रिश्तों का संकट है, जातियों के बीच का है, वंचित समाज को कैसे अवसर मिले इसका है। तो इन सब सवालों पे समग्र रूप से विचार करने की ज़रूरत है जब हम बेरोज़गारी की समस्या पर बात करें। विजय जी ने कोशिश की है और वो लगातार कुछ बरस से इस ढंग से सोच रहे हैं जो आम तौर से अर्थशास्त्रियों का तरीका नहीं है। तो इस पर कार्यकर्ता समाज के 3 प्रमुख साथियों को भी हमने आग्रह किया है, आदिवासियों में, महिलाओं में और किसानों में काम करने वाले साथियों को। तो विजय जी की बात के कौन साथी हैं, उनका नाम? किरण वीसा जो अलायंस फॉर होलिस्टिक एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आशा नाम के समूह के हैं, उसके मुख्य लोगों में से। हैदराबाद में उनका घर है और घूमते हैं देश भर में, खासकर दक्षिण भारत में, और आंध्रा और तेलंगाना में उनका किसान संगठन है। दूसरे आदित्य भगत हैं जिनको आदिवासी समाज की अच्छी खासी समझ है, और तीसरी उषा विश्वकर्मा जो रेड ब्रिगेड नाम की और वीरांगना वाहिनी नाम के एक बड़े मंच की नेता हैं। अभी मैं विजय जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी बात शुरू करें। धन्यवाद विजय जी। देखिए, विजय जी ने कहा कि ये मुद्दा ऐसा है कि अर्थशास्त्री जो हैं वो इस समस्या को जिस नज़रिए से देखते हैं उसको उन्होंने एक तरह से ये एस्यूम कर लिया है कि इस इकोनॉमिक मॉडल में तो इस अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी ही। तो प्रश्न ये है कि अर्थशास्त्री अगर इस समस्या को नहीं सुलझा सकते तो फिर अनर्थशास्त्रियों को ही इसमें लगना होगा। और वैसे भी अनर्थ इतना हो रहा है कि हमें अब अनर्थ के शास्त्री चाहिए, अर्थशास्त्री की कोई ज़रूरत नहीं। और अनर्थ की जब हम बात करते हैं तो पिछले सप्ताह ही आपने देखा होगा उत्तराखंड में कितनी बड़ी विकराल वो जो लहरें भागीरथी नदी की, और वो तो बाय चांस वहाँ कोई ऊपर था तो उसने उसका वीडियो ले लिया, नहीं तो पता भी नहीं चलता है इस तरह का। तो वो केवल एक उदाहरण था। लेकिन हम लोग पिछले 1.5 साल से पूरा जो हिमालय का जो पश्चिम से लेके पूर्व तक जो फैलाव है उसमें जो भी राज्य हैं उन सब का एक स्टडी कर रहे हैं। उसको इंग्लिश में सेंस बोलते हैं, स्टडी ऑफ द एनवायरनमेंट, सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ पहले वेस्टर्न हिमालयन स्टेट्स की थी, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड, और उसके बाद फिर ईस्टर्न या नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय। तो उसमें सिक्किम और जो वेस्ट बंगाल के जो 2 पहाड़ी ज़िले हैं जिसको गोरखालैंड टेरिटोरियल एरिया बोला जाता है, असम के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं बोडोलैंड, और उसके बाद अरुणाचल, नागालैंड और मिज़ोरम,
तो इसमें से 4 स्टेट का स्टडी तो कंप्लीट हो चुका है, 2 नागालैंड और मिज़ोरम और 2 इधर हिमाचल और उत्तराखंड, और बाकी अभी अगले 1-1.5 महीने में सब हम लोग एडिट करके प्रिंट कर देंगे। तो हर एक जगह हमने देखा है कि ये एक ट्रिपल क्राइसिस है, हिंदी में 3 तिगाड़ा इसको हम बोल रहे हैं, जो कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, एक वो है ना मुहावरा है, तो उससे सो द ट्रिपल क्राइसिस क्या है? एनवायरमेंटल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस एंड सोशल क्राइसिस, तीनों एक साथ। और ये अलग अलग नहीं हैं, ये सिर्फ जो हम लोग एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि हम लोग की ट्रेनिंग अपने अपने डिसिप्लिन में होती है, तो जब एनवायरमेंटलिस्ट्स उसी एरिया को स्टडी करते हैं तो उसे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बोलते हैं। थोड़ा बहुत वो उसका सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करते हैं, बट देयर एंटायर एनालिसिस इज लार्जली एनवायरमेंटल। इसी तरह इकोनॉमिस्ट जब स्टडी करते हैं तो वो इकोनॉमिक पैरामीटर्स देखते हैं, भाई जीएसडीपी ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ, इंटरसेक्टरल ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, एम्प्लॉयमेंट का सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कितना है, अगर इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है इकोनॉमी में, इन सब चीज़ों के ऊपर वो बहुत गहराई में जाते हैं। लेकिन ये जो बीमारी है इसका कारण उस पर ख़ास विश्लेषण नहीं होता है, और उसका एनवायरनमेंट से कनेक्शन तो बहुत ही कम होता है, एक्सेप्ट 1 or 2 सेंटेंसेस के ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर इज बीइंग अफेक्टेड एंड थिंग्स लाइक दैट। इसी तरह इन दोनों चीज़ों का जो नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ रहा है, स्टार्टिंग विद इंडिविजुअल्स। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने कहा कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद आवर इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटीज़ के सुइसाइड रेट स्टूडेंट्स के बहुत बढ़ रहे हैं। तो इंडिविजुअल सुइसाइड रेट्स, इंडिविजुअल डिप्रेशन परसेंटेजेस, और फैमिली में वेरियस टाइप्स ऑफ अड़चन, जिसमें कि divorces, breakups, separations. Many families have single parents, उसका इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर होता है। फिर फैमिलीज़ न्यूक्लियर हो रही हैं, और इवन न्यूक्लियर फैमिलीज़ में ड्यू टू वर्क प्लेसेस ऑफ पेरेंट्स या लॉन्ग वर्किंग आवर्स, even nuclear families are not fully together most of the time. जो रूरल फैमिलीज़ हैं उनमें से एक मेंबर कम से कम जो है बाहर कई महीने रहते हैं, तो उस कारण से ब्रेकअप हो रहा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट फैमिली एज इट इज़ नाउ मोर और लेस वैनिशिंग। तो इसके अलावा क्योंकि एक आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत चल गया है पिछले कुछ सालों से, तो द होल पर्पस ऑफ आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स इज़ कि अलग अलग तबकों को एक दूसरे से उनके जो डिफरेंसेस हैं उसको एग्जैजरेट किया जाता है, और बजाय इसके कि हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करें, हम उल्टा ही हो गया है दैट डाइवर्सिटी इज़ अ कॉज फॉर डिफरेंसेस एंड डिसेंशंस। तो उससे जो टेंशन्स होती हैं, चाहे आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के मेंबर हों, चाहे आप दलित हों, चाहे आप सिंगल महिला बड़े शहर में काम कर रही हों, ये सब जो टेंशन्स हैं, द सम टोटल ऑफ दिस ऑन सोसाइटी इज़ इनॉर्मस। एट द सेम टाइम, at the next level of social organization, which is institutions, जो हमारी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस थी और बहुत सारी थी, वो धीरे धीरे इरोड हो गई हैं।
और जो उसकी जगह जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस या तो दे हैव नॉट येट गॉट एस्टैब्लिश या हुई हैं तो वो बहुत एक मिनिमलिस्ट रोल प्ले कर रही हैं। वो जितना एक हेल्दी सोशल लाइफ का जो बेसिस होना चाहिए वो जो है इंस्टीट्यूशन को पूरी तरह से नहीं अभी तक प्ले कर रहे हैं। तो वी हैव a huge deficit on our social development also. It's not just things like infant mortality and life expectancy, it is also at a much higher level. तो इन तीनों क्राइसिस का जो इम्पैक्ट है वो अनएम्प्लॉयड यूथ पे बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। एक तो न्यूमेरिकल, आपने अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में बहुत सुना होगा। नॉर्मली जो लेबर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है PLFS, और 2017 से वो शुरू किया। इट्स एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग कंडीशंस। ILO अप्रूव्ड मेथोडोलॉजी है, उसको हमने अडॉप्ट किया। और अब तक क्योंकि करीब 7-8 साल हो गए हैं PLFS के, तो उसके जो डेटा सेट है वो काफ़ी स्टेबलाइज हो गया है, काफ़ी मैच्योर हो गया है। और उससे बहुत सारी चीज़ें देखने समझने को मिलती हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एज इट इज़ इंडिया का फॉर अ कंपेरेबल साइज ऑफ इकोनॉमी दुनिया से की बनिस्बत कम है। केवल करीब आधे ही लोग, समटाइम्स 48, समटाइम्स 52, बट रफली ओनली हाफ of Indian working age people, that is between 15 to 59, are actually working, participating in the labor force. And for women it is even less than a quarter. So we have, as it is, a lower labor force participation rate than what should be for a economy of our size and our income level. और उसका कारण ये है कि देयर इज़ एक्चुअली लॉट ऑफ ओवर सैचुरेशन इन सम सेक्टर्स। तो लोग मतलब एक तरह से पहले से ही हताश होकर बैठे हैं कि काम ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, घर पे बैठो, महिला है तो घर का काम करो, तो लेबर फोर्स में वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। इस कारण से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो आर्टिफिशियली लो लगता है। आपने सुना होगा कि इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कभी भी 10% से ऊपर है ही नहीं। इन द वर्स्ट ऑफ टाइम्स इट हैज़ गॉन अप टू 9.5, 9.6%, नेवर मोर देन दैट। एंड आजकल तो 4-5% की बात चल रही है। तो ये विरोधाभास लगता है। उसका कारण ये है कि लेबर फोर्स में जो है ही नहीं इज नॉट पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डिफाइंड एज those who are not able to find work provided they are in the labor force. और labor force का definition है if you are willing and able to work. तो अगर आप 15 से 59 तक हैं but you are not willing to work, you are not part of the labor force. तो वो denominator ही कम हो गया। तो फिर unemployment का तो so unemployment rate is not a good way to look at the unemployment problem in India. I am saying this with full understanding of this topic. मैं 25 साल से इंडियन सोसाइटी फॉर लेबर इकोनॉमिक्स का एक तरह से ऑनररी मेंबर हूँ, तो आई अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो इसकी जगह फिर हम करें तो क्या करें? मैं आपको सरकारी आंकड़ा एक और देता हूँ। PLFS की तरह एक और सर्वे होता है पिछले 4 साल से, इट्स कॉल्ड CAMS, कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मॉड्यूलर सर्वे। ये भी NSS करता है। उसी मॉस्पी वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे CAMS, तो आपको फटाक से CAMS का डेटा मिल जाएगा। अभी 22-23 का मिल रहा है। CAMS में करीब 27 से 28 प्रश्न पूछे जाते हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में। It's not a focused survey like employment, unemployment, income, so it covers a very wide range of topics. There is only one question about employment.
But it's a wonderful question. There is a term in employment statistics called NEET. वो एग्जाम वाला नीट नहीं. This NEET is not in education, employment or training. Not in education, employment or training. मतलब आप पढ़ भी नहीं रहे हैं, ना आप काम कर रहे हैं, ना आप काम करने के लिए प्रशिक्षण पा रहे हैं. तो फिर क्या कर रहे हैं? बैठे हैं जी. ये जवाब मिलता है ना, क्या कर रहे हैं? अरे कुछ कंपटीशन के लिए बैठे हैं. दिल्ली में ही आप चले जाइए, मुखर्जी नगर साइड में लाखों लोग मिल जाएंगे. इलाहाबाद चले जाइए, 2.5 लाख वहाँ मिल जाएंगे. यू नो, जस्ट आवर कंपटीशन एग्जाम इंडस्ट्री में 2 मिलियन यंग पीपल तो लगे रहते हैं एट एनी टाइम, 20 लाख. तो दे आर नाइदर इन एम्प्लॉयमेंट नॉर इन एजुकेशन नॉर इन ट्रेनिंग. ठीक है. तो नीट का परसेंटेज जो है एज पर द गवर्नमेंट्स ओन डेटा फॉर एज 15 to 29 is 25.2%. 1 in 4. दिस इज ऑफिशियल डेटा. आप अभी जाके मॉस्पी वेबसाइट में चेक कर लीजिए. तो हाउ इज इट दैट नीट इज सेइंग 25 एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज सेइंग 4? ये कैसे पॉसिबल है? तो इसका एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि वी adopted the international definitions of PLFS totally except one. Which one? We did not accept. If you are a worker in a household enterprise but are not paid, मान लीजिए घर में वो खड्डी जिसको हम बोलते हैं हैंडलूम लगा हुआ है, जुलाहा है पति, और पत्नी जो है कई घंटे उसके वो जो बॉबिन्स वाइंड करती है, धागा बांधने में मदद करती है, डाइंग धागे में रंगाई का मदद करती है, कपड़े जो है फोल्ड करने में मदद करती हैं, तरह तरह की मदद करती है. सिर्फ वो चलाती नहीं है. लेकिन उनको कोई पेमेंट नहीं मिलता. जब साड़ी या जब बिकती है तो पति बिकता है, अलग पेमेंट कुछ नहीं मिलता. इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उसमें शी विल नॉट बी कॉल्ड एम्प्लॉयड. इन इंडिया शी इज ट्रीटेड एज एम्प्लॉयड. अब इसका क्वांटिटेटिव फर्क क्या पड़ता है? 58.4% of our total workforce, not labor force, is self-employed status. Regular, casual and self-employed, 3 ही status होते हैं. Regular salaried or wage, casual wage and self-employed. Self-employed is the largest, 58%. उसमें से 18% are self-employed and household enterprises without wage. तो इंटरनेशनल में अगर ये होता तो ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट 18% और बढ़ जाती. तो वही जो 4, 4.5 बता रहे वो वैसे ही 22.5 हो जाता. तो नीट के 25 के पास पहुंच ही गया ना. नीट का 25 तो सिर्फ 15 से 29 का मैं बता रहा हूँ. 15 to 60 जो है इट बी क्लोज टू 22%. सो दैट इज द रीज़न. सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि यूथ 1 in 4 तो ऑफिशियल डेटा है. 1 in 4. If you are unemployed and you are 21, कोई खास समस्या नहीं. लोग कहते हैं भाई अभी तो पढ़ रहा है, अभी तो यंग है. If you are 24 and you are unemployed, you start feeling कि कुछ समस्या है. If you are 26 and unemployed, your family starts thinking कि कोई समस्या है. And if you're 29 and unemployed, then it's a social problem. तो अभी हमारी 1 in 4 चल रही है सोशल प्रॉब्लम.
यूथ की। तो ये जो ट्रिपल क्राइसिस जो है वो एट द लेवल ऑफ अ यंग पर्सन हु इज अनएम्प्लॉयड गेट्स हाईली मैग्नीफाइड। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? मैं बहुत समय से आई हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ लाइवलीहुड प्रमोशन। तो जो माई एटीट्यूड टू दीज थिंग्स, इसकी ये समस्या है, इसको एनालाइज कर करके कुछ नहीं होगा, वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस क्या हैं? सॉल्यूशंस ब्रॉडली 3 हैं। एक तो सारी दुनिया में ये विश्वास है कि एज एन इकोनॉमी प्रोसीड्स उसका प्राइमरी सेक्टर शेयर ऑफ द जीडीपी एज वेल एज प्राइमरी सेक्टर शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट शुड फॉल। इंडिया में ये ट्रांजिशन जीडीपी के लिए तो शुरू हो गया। एग्रीकल्चर एक ज़माने में वॉज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर जीडीपी, अभी केवल 14-15% के आसपास है। बाकी सब प्राइमरी सेक्टर भी अगर इंक्लूड कर लें, फॉरेस्ट्री, फिशरी, मिनरल्स, तो 16-17% के आसपास है, 1/6 ऑफ द इकोनॉमी। बट एम्प्लॉयमेंट जो है वो 45% है, वो तो गिरी नहीं। तो इफ़ half of your people are working in a sector where only 1/6 of the GDP is being generated, so naturally their per capita income will be lower ना compared to the rest। तो इसके लिए ट्रेडिशनल आंसर इकोनॉमिस्ट क्या देते हैं कि भाई therefore let us move people out of agriculture to the primary sectors to the secondary and the tertiary sector. Secondary is construction, manufacturing, utilities, and tertiary is services of all kinds, all the way from trade, transport, hotels and restaurants, tourism, to administrative services, financial services वगैरह वगैरह। तो ये भी ट्रांजिशन हो गया जी इंडिया में, लेकिन वी स्किप द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वी वेंट स्ट्रेट इनटू द सर्विसेज सेक्टर। अब लोग कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि हमें प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डालना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली दैट सॉल्यूशन इज इन द पीरियड ऑफ, अब तो खैर टैरिफ्स वैरिफ्स लग रहे हैं, लेकिन टिल अबाउट अ ईयर अगो वी वर इन द वर्ल्ड ऑफ फ्री ट्रेड मोर और लेस, WTO के बाद। तो जिसने पहले गमछा बिछा लिया at international manufacturing cost structures, mainly China, it becomes impossible to compete unless you have massive staying power. तो इसलिए the chances of our entering low-end manufacturing in a big way to the point where it will be a source of significant employment, वो तो मुश्किल लग रहा है। टैरिफ्स अगर दोबारा हो जाएं या चाइनीज़ इंपोर्ट्स बंद हो जाएं तो अलग बात है, लेकिन मतलब क्या चीज़ नहीं है जो चीन से हम लोग नहीं लेते हैं। जब से लद्दाख और भूटान में लड़ाई हुई उसके बाद हमारा ट्रेड विद चाइना हैज़ एक्चुअली क्रॉस्ड $100 बिलियन। उसके पहले 60 था, फिर 80 हुआ, फिर 100 बिलियन हो गया। तो इंटरेस्टिंगली जो कंटेनर्स भर भर के जो माल आता है उसका कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। सो देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? आई एम सेइंग इट इज कंप्लीटली रॉन्ग टू थिंक दैट अ सबकॉन्टिनेंट साइज्ड नेशन which has ample land mass, very good soil, has the annual gift of a monsoon. Average annual rainfall on the Indian land mass is about 900 millimeters, which has high degree of number of solar days per year, up to 300, which has high
level of biodiversity, we are actually capable of being the grain basket of the whole world. अपनी सेल्फ सफिशिएंसी तो बहुत छोटी बात है, बिकॉज ये जो कोई भी चीज़ पैदा करने के लिए आपको सॉइल चाहिए, पानी चाहिए, सनशाइन चाहिए और बायोडाइवर्सिटी चाहिए, और ये इतनी प्रचुर मात्रा में है हमारे देश में कि वी शुड take this as our God-given comparative advantage and focus on being the global leaders in agriculture and other primary production. लेकिन उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए हमने अपना दरवाज़ा बंद कर रखा है, क्योंकि we adopted a chemical intensive agricultural model जब ज़रूरत हो, जब फूड शॉर्टेजेस थी लेट 60s में, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पे, खैर वो जो हुआ सो हुआ, लेकिन एज ए रिज़ल्ट हमारा जो नेचुरल रिसोर्स बेस है, जल जंगल ज़मीन, उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। जंगल ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण नहीं कटे, वो डेवलपमेंटल रीजंस के लिए कटे, लेकिन जल और ज़मीन तो अधिक, हमारा ग्राउंड वाटर का जो हाल है वो lot of it is due to overdrawal of groundwater for agriculture purposes. अभी 80% of our agricultural irrigation is based on groundwater. तो हमें जल जंगल ज़मीन में मैसिव री इन्वेस्टमेंट्स करके इनका जो प्रोडक्टिव पोटेंशियल है वो रिलीज़ करना होगा, जिससे आवर एग्रीकल्चर विल बिकम बोथ सस्टेनेबल एज वेल एज less chemical intensive. I can't say it will become 100% chemical free, but it will become what is called low chemical intensive agriculture, and hopefully over a period of time zero chemical intensive. उसका समय आ गया है, और अभी पिछले दिसंबर में दिनेश जी ने एक एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोचेस के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस की थी, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, लेकिन जो पॉलिसीज़ जो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम बनी थी वो अभी भी चल रही हैं। उसके अराउंड जो वेस्टेड इंटरेस्ट बन गए हैं फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के, प्रोक्योरमेंट, फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री के, वो सारे के सारे वो रास्ते में आते हैं टू चेंज दीज पॉलिसीज। केवल 4 क्रॉप्स हैं, नॉट फूड क्रॉप्स, वीट, राइस, शुगर केन एंड कॉटन, ये हावी हो गए हैं इंडियन एग्रीकल्चर पे, टू द पॉइंट वेयर वी आर प्रोड्यूसिंग देम वेदर वी नीड देम और नॉट। फॉर एवरी टन ऑफ शुगर दैट वी एक्सपोर्ट, वी आर एक्सपोर्टिंग 2 लाख लीटर्स ऑफ वाटर। तो फॉर अ वाटर शॉर्टेज कंट्री, जहाँ दुनिया की 17% पॉपुलेशन है और केवल 4% फ्रेश वाटर है, वहाँ से हम शुगर केन और पैडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं अपने लिए, यू नो। बट वी डोंट आस्क दीज क्वेश्चंस इन द फुल इकोलॉजिकल टर्म्स दैट वी शुड। सो हाउ इज दिस रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट? जीत और मैंने, जीत इज माई कोलीग जीत सिंह, वी हैव डन डिटेल्ड वर्क ऑन दिस। यहाँ पे मैं वो डेटा सब नहीं प्रेजेंट कर रहा हूँ, अच्छे पेपर्स हैं जो विजय ने लिखे। जी, उसमें बहुत डिटेल में हमने कैलकुलेट किया है कि जल जंगल ज़मीन पे अगर इन्हें सुधारना है तो क्या क्या फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरवेंशंस करनी पड़ेंगी, फिर कितनी करनी पड़ेंगी, हाउ मेनी हेक्टेयर्स और हाउ मेनी वाटर बॉडीज एट्सेट्रा, और उसमें एवरेज कितना खर्चा होगा एंड देयरफॉर टोटल कितना खर्चा होगा। और वो पूरी मेथडोलॉजी हमने ट्रांसपेरेंटली एक स्प्रेडशीट में देख रखी, सो दैट इफ एनीबडी डिसएग्रीज विद देयर अजम्पशंस और आवर वे ऑफ कैलकुलेटिंग, दे कैन इम्प्रूव ऑन इट। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि हर साल जीडीपी का, करंट जीडीपी का 2 से 3% लगाना पड़ेगा अगले 5-6 साल तक, तो वो 2 की जगह 0.2% नहीं होगा, इट मे बिकम 1.8 और इट मे बिकम 2.2।
उतना तो कॉन्फिडेंस है हमें अपनी कैलकुलेशंस पे। लेकिन अगर ये पैसा खर्च हो जाए, विच इज़ बाय द वे रफली 10 times टुडेज नरेगा, हम करीब कह रहे हैं करीब 6 लाख करोड़ रुपया हर साल खर्च किया जाए फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 years। तो अगर ये खर्च हो जल जंगल ज़मीन का पूरा पुनर्जीवन करने के लिए, तो क्या होगा एम्प्लॉयमेंट में? तो इन द शॉर्ट रन एक्चुअली यू विल जनरेट 6.5 करोड़ पर्सन ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 years। तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम तो वहीं पर सुधर गई, बिकॉज एक ये डिसेंट्रलाइज है, सेकेंडली 90% रूरल है, थर्डली ये 90% अनस्किल्ड है। Basically, through this single intervention, you are able to generate employment where it is needed, for whom it is needed, and taking care of longer term sustainability of the environment। लेकिन जब ये काम हो गए, मान लीजिए ये सब काम हो गया और जल स्रोत जितने हैं उनका पुनर्जीवन हो गया, जंगल जितने पेड़ आपने लगाने थे लगा दिए, ज़मीन जितनी सुधारनी थी सुधार दी, तो फिर तो उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कम होगी। बिल्कुल सही, फिर 6.5 करोड़ प्रतिवर्ष नहीं चाहिए। लेकिन जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एनिमल हस्बेंड्री प्रोडक्टिविटी, फॉरेस्ट्री प्रोडक्टिविटी जो बढ़ेगी, दैट विल जनरेट 3 करोड़ न्यू जॉब्स पर ईयर। सो ऑन अ स्टेडी स्टेट ड्यूरिंग द रीजनरेशन पीरियड 6.5 करोड़, एंड ड्यूरिंग द steady state 3 crore jobs। So we don't have to be obsessed कि अरे नहीं, there are too many people in agriculture, send them to urban areas। वहाँ पे उनको काम तो मिल नहीं रहा यार। 8,500 तो आपका एवरेज वेज है कैजुअल वर्कर्स का, नेशनल एवरेज। PLFS डेटा बता रहा हूँ। क्यों दोजख में भेज रहे हो लोगों को? अपने गांव में रहें, अपने घर के बगल में जो तालाब जो सूखा हुआ है, जिसकी मेड़ टूटी हुई हैं, उसमें खुदाई करके तालाब को अच्छी तरह उसकी दीवारें बनाएं। बारिश होगी तालाब भरेगा तो अंडरग्राउंड वाटर भी बनेगा। उसके बाद उसमें जो गाय भैंस हैं वो पानी पिएंगी, तालाब के किनारे पेड़। और ये मैं कोई थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, हज़ारों जगह हम खुद आज की तारीख में एज वी स्पीक वी वर्किंग एट 1000 लोकेशंस यूजिंग नरेगा फंड्स डूइंग एग्जैक्टली दिस। So this is all for real। It's so employment भी होगा और regeneration of the environment भी होगा। But interestingly, और अभी मैं कुछ ही दिन पहले पूर्वांचल में था और ये बनारस के पास में एक चंदौली एक डिस्ट्रिक्ट है, चंदौली की बात है। वहाँ पे एक तालाब बना दिनेश, 2 साल पुराना, मतलब 2 साल पहले बना था। अब वो किसान भाई ने उसमें मछली भी छोड़ दी इस साल। तो मछली इतनी बढ़िया पल रही कि उछल रही थी। अच्छा, पशु पक्षी आने शुरू हो गए। बूढ़े लोग मुझे मिले उस गांव में, वो बोले कि बाबूजी ये पक्षी हमने देखे नहीं थे, बचपन में देखे थे, इस तरह के पक्षी आने लग गए हैं। वहाँ बच्चे खेलने आते हैं, वहाँ पे भैंसें पानी पीने आती हैं और अंदर नहाती हैं, महिलाएं कपड़े धोने आती हैं। It has become the social hub of that part of the village। जैसे एक ज़माने में पनघट की हम कहानियाँ सुनते थे ना, वो खेत तालाब वो बन गया है। Instead of everybody sitting in their rooms and looking at their WhatsApp and saying कि वो ये है natural। So जो नेचर का जो एक बेसिस होता है टू प्रोवाइड सोशल इंटरेक्शन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट जस्ट कि पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं तो हम स्वच्छ ऑक्सीजन लेते हैं। इट्स ऑल्सो सर्व्स अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट इट लुक्स ब्यूटीफुल। मतलब मैं अभी वहाँ से आ रहा हूँ, मैं तो सोच रहा था कि मैं भी छोटी सी एक कुटिया उधर ही बना लूँ। और डॉक्टर आरिफ हु इज़ नाउ रिटायर होके BHU से वो ये काम कर रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि मैं तो बस जिसको बोलते कृतार्थ हो गया। खैर, so first strategy therefore is investment in regeneration of our natural
wealth. I don't call it resources because that already means that we want to exploit them. So जल जंगल ज़मीन में 6 लाख करोड़ अगले 5 साल हर साल यानी 30 लाख करोड़ खर्च करिए और उसका बाय द वे उसका जीडीपी इंक्रीमेंट भी है वो भी कैलकुलेट करके हमने दिया हुआ है. सो दैट इज स्ट्रैटेजी नंबर 1. बट आप कहेंगे कि अरे साहब कोई पेड़ लगाने से 21वीं सदी में आप महाजन साहब क्या बोल रहे हैं कि यार खेती करो पेड़ लगाओ, ऐसे थोड़ी होता है. वी हैव टू बी अ मॉडर्न इकोनॉमी. आफ्टर ऑल वी विल बी द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट एंड वी हैव टू बी रेडी फॉर स्ट्रेटेजिक दिस एंड स्ट्रेटेजिक दैट. तो कुछ करें. ओके, आई अंडरस्टैंड. तो उसके लिए आई एम नॉट सेइंग दैट यू स्टॉप इन्वेस्टिंग इन द हायर एंड ऑफ द इकोनॉमी, but let that be done by the private sector. Why should the government be the lead investor in the higher end of the economy? The government should, by definition, be investing in common property resources, infrastructure, and public goods like health and education and national defense. The government has no business to be in business, or to spend a part of its tax revenue in encouraging big business to be profitable. If the government has to subsidize anything, it should be subsidizing regeneration of nature, of environmental sustainability, of health, of education, not of, जिसको हम PLI बोलते हैं. 2 लाख 2.25 लाख करोड़ है PLI का बजट सर, छोटा नहीं है. प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, इट्स 3 times the size of NREGA. Why should the government spend on it? Bhai, industry is full of MBAs. If they find the IRR is good, if there's a financial rate of return, they will raise money from anywhere, from the global capital markets. Why should government be responsible for doing this? Similarly, why should government be investing in, अभी जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हम इनकरेज कर रहे हैं, ठीक है, बड़ी खुशी की बात है. बहुत देर आए दुरुस्त आए. आज से 7 साल पहले दैट वाज अ पेपर आई हैड रिटन. लेकिन डू वी हैव टू पुट $10 billion, 80,000 करोड़ रुपया पहले ही डाल दिया एज इंसेंटिव? Why should we do that? It's equal to 1 year's NREGA outlay. उससे कितने लाखों तालाब और कितने हजारों हेक्टेयर ज़मीन और जंगल बन सकता है. वो उसके एम्प्लॉयमेंट इम्प्लीकेशंस आप देखिए वर्सेस अ सेमीकंडक्टर प्लांट ऑफ $2 billion इन्वेस्टमेंट, जिसमें मुश्किल से 1,000-2,000 लोग काम करेंगे. I know we need to make semiconductors, I'm not against it, but investment for that should come from the high end of the private sector. So, लेकिन फिर भी I agree, in an economy you have to have the non-farm sector, you have to have manufacturing, you have to have services. तो उसकी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ. हमारे देश में, and by the way again we have a wonderful database now called ASUS, Annual Survey of Unincorporated Sector Enterprises. पिछले 3 साल से ASUS is coming out very well. By the way, 2014 से 17 में हमारा नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम बहुत हिल गया था. 17 से 20 करीब कुछ प्रोड्यूस ही नहीं किया, लेकिन दे हैव रीवैम्प्ड सिग्निफिकेंटली. और अब जो डेटा सीरीज आ रही हैं, इफ़ यू आर अवेयर द डेफिनेशनल इश्यूज, उसको अगर आप नज़रअंदाज कर दें तो यू कैन स्टिल सी दैट डेटा सीरीज बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है. तो ASUS जो है, एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो लेटेस्ट वाला आया है, उसके अनुसार भारत में 7.5 करोड़ एंटरप्राइजेस हैं. अनइनकॉर्पोरेटेड मीन्स जो कंपनी नहीं है, या जो ये कंपनी के अलावा there are very few forms in incorporation, but
बेसिकली जो कंपनीज नहीं है, कंपनीज आर वेरी फ्यू, देर आर लेस देन 2 लाख विच आर इन मैन्युफैक्चरिंग, तो उनको छोड़िए। सो 7.5 करोड़ जो हैं विच आर इन मैन्युफैक्चरिंग, which are in the non-farm sector, including agro-processing and so forth. उसमें से 6.5 करोड़ are what are called own account enterprises, which is defined as any enterprise in which there is no hired worker. It's only the entrepreneur and his or her family members, paid or unpaid. ठीक है, मतलब आपने एक आटा चक्की लगा ली, खुद काम करते हैं, आपका लड़का काम करता है, कोई हार्ड वर्कर नहीं है। आपने एक किराना दुकान लगा ली, सुबह आप काम करते हो, शाम को आपकी पत्नी वहाँ पे बैठ जाती है, चाय की दुकान है। ऑल दीज आर OAEs, ओन अकाउंट एंटरप्राइजेस। 6.5 करोड़ हैं ये, एंड ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 1 करोड़ आर द नेक्स्ट लेवल विच आर कॉल्ड HWEs, हायर्ड वर्कर एंटरप्राइजेस। और ये बहुत बड़ी नहीं है, इनका भी एवरेज एम्प्लॉयमेंट 4.5-5 वर्कर्स का है, प्लस द ओनर, तो 6 लोग हैं। द रेंज कैन गो अप टू 50 ऑल्सो, बट मोस्टली दे आर स्मॉल। तो ये जो 1 करोड़ हायर्ड वर्कर एंटरप्राइजेस हैं, दीज आर द ओनली वंस विच आर जनरेटिंग नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट। ओन अकाउंट एंटरप्राइजेस जनरेटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, राइट। तो अब हम ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट डेटा देखें तो करीब करीब, मैं राउंड ऑफ फिगर्स बता रहा हूँ ताकि याद रहे बातचीत की बात, और मैं इसलिए मिलियंस नहीं यूज़ कर रहा हूँ, करोड़। रफली हमारा वर्क फोर्स अभी 60 करोड़ के आसपास है। 60 करोड़ लोग भारत में काम कर रहे हैं आज की तारीख में। और वो 60 करोड़ में से करीब 12 करोड़ जो है ये अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज में काम करते हैं, और जिसको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं उसमें केवल 4.5 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। So all the fuss that is made of the so-called economy, the Sensex, the Economic Times, it only refers to the top 7% of the workforce. बाकी का तो कुछ अता पता ही नहीं है। तो अगर केवल 1 करोड़ हायर्ड वर्कर एंटरप्राइजेस हैं और जो हमारे 14.5 करोड़ फार्म्स हैं उसमें से लेस देन 1 करोड़, एक्चुअली ओनली अबाउट 50 लाख आर कमर्शियल साइज फार्म्स, मतलब 2 हेक्टेयर से ऊपर। तो 1.5 करोड़ एक तरह से आप कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स हैं, रेस्ट आर ऑल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स। दोनों में फर्क है ना भाई, जनता ढूंढ रही है एम्प्लॉयमेंट, आप कह रहे हो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो हो गया मरता क्या ना करता वाली बात। यू नो, वी हैव रोमांटिसाइज्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू से एवरीबडी हु इज सेल्फ एम्प्लॉयड इज एन माइक्रो एंटरप्रेन्योर। ये प्रोफेसर यूनुस बोलते थे, मैं आई यूज्ड टू डिफर विद हिम। अरे भाई, कोई सड़क के किनारे बैठ के सब्जी बेच रही है, 30 साल से बेच रही है, टू कॉल हर अ माइक्रो एंटरप्रेन्योर इज रोमांटिक। शी इज imprisoned in self employment and she is not generating employment for anybody other than herself. So if we are talking of the economy needs to generate employment, then we have to talk about who is doing it, and that is only 1 crore 1.5 crore HWEs and about 50 lakh commercial farmers, and about जो बाकी जो हैं 2-3 लाख ऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो कि केवल 4.5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। तो अगर ये है तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा टू मैसिवली इंक्रीज HWEs, हायर्ड वर्कर एंटरप्राइजेस, इन बोथ द एग्रीकल्चर एंड द नॉन फार्म सेक्टर। तो ये कैसे हो सकता है? पहले नॉन फार्म सेक्टर की मैं बात करता हूँ।
आज से ठीक 60 साल पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक साइकोलॉजिस्ट डेविड मैक्लेलैंड आए थे इंडिया में और 3 साल रहे, और वो ये प्रश्न का उत्तर रिसर्च करने के लिए आए थे कि एक गरीब देश में एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है क्या। उस ज़माने में प्रश्न था, तो उन्होंने स्टडी किया एंड ही केम टू द कंक्लूजन कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नथिंग टू डू विद स्टार्टिंग लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इट इज़ अ बिहेवियरल ट्रेट, इट्स अ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। और उन्होंने उसके ऊपर एक पूरी किताब लिखी, इट इज़ कॉल्ड द अचीवमेंट मोटिवेशन, और पूरा रिसर्च किया। तो पॉपुलेशन में मुश्किल से 5 से 10% लोगों के पास अचीवमेंट मोटिवेशन होता है। सो एवरीबडी कैन नॉट बी एन एंटरप्रेन्योर, बट इजंट दैट इनफ फॉर अस? इफ वी कैन हैव ओनली, भाई हमें, वी नीड ओनली 6-7 करोड़ न्यू जॉब्स. If we take 6 crore, I mean 6 as the average employment in HWEs, we need only 1 crore more. We need to double the number of HWEs, right? और इनमें एवरेज इन्वेस्टमेंट मुश्किल से 10 लाख से 25 लाख है. दे आर नॉट कैपिटल इंटेंसिव. So we need a national strategy for promotion of hired worker enterprises, not support of ओन अकाउंट एंटरप्राइज. वो हो रहा है, होने दीजिए, आई एम नॉट अगेंस्ट इट. ज़िंदगी भर मैंने माइक्रो फाइनेंस में वही किया है, लेकिन उससे एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट होता, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थोड़ा स्टेबलाइज होता है. सो दिस इज द सेकेंड मेजर स्ट्रैटेजी, दैट आप HWEs इन नॉन फार्म सेक्टर को प्रमोट कीजिए. उसके लिए हर एक के लिए सेक्टोरल स्ट्रैटेजी है, विच इज, दिस इज नॉट द टाइम टू गो इनटू डिटेल. बट एग्रीकल्चर में HWE का क्या मतलब है? कमर्शियल फार्म्स of a reasonable scale where there are lots of workers. तो वो कौन चलाएगा? वो नेचुरली संपन्न किसान चलाएगा. So we have to overcome our antipathy to the capitalist farmer, and we have to encourage them as rural employment generators. We should ensure that the wages that they pay, that the the technologies that they use, etc., are, they don't damage either the environment or human economic conditions. But subject to that, we should encourage our 50 lakh commercial farmers to become employment generators. अभी वो सब जो है बटैया में देते हैं, या 2 आदमी रख लिए, ट्रैक्टर से खेती कराई, जिसमें भी मिनिमम लेबर लगे, वो काम करो, और कुछ नहीं तो पेड़ लगा के छोड़ दो. वी कन्वर्टेड एग्रीकल्चर इनटू नॉन एम्प्लॉयमेंट जनरेटर रादर देन एम्प्लॉयमेंट जनरेटर. लास्ट, जो बीच वाले हैं OAEs, उनको छोड़ दें क्या? भाई दे आर द मोस्ट न्यूमरस. 6.5 करोड़ OAEs में करीब 11 करोड़ लोग काम करते हैं, तो उनको कैसे छोड़ दें? तो उनको नहीं छोड़ने की ज़रूरत है. दे आर अ ब्यूटिफुल सोल्यूशन फॉर लोकल प्रोडक्शन, फॉर लोकल कंजम्पशन. अगर आप अनदर NSS डेटा सीरीज, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा आ चुका है, बहुत सालों के गैप के बाद आया है, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करें फ्रॉम पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजम्पशन टू एक एवरेज इंडियन ज़िले में कितनी खपत होती है, इट इज माइंड ब्लोइंग. मतलब कोई जिला नहीं, गरीब से गरीब जिला, मैंने झारखंड का गोड्डा जिला जानबूझ के सिलेक्ट किया था कि भाई वहां कितनी खपत होती है किस चीज की. तो आप विश्वास नहीं करेंगे, 120 करोड़ का तो टूथपेस्ट ही लग जाता है वहां पे. 120 करोड़ का टूथपेस्ट अगर लग जाता है, तो कोई जरूरी है कि वो बंबई से बन के वहां जाए? अरे भाई टूथपेस्ट में ऐसी क्या, हाँ, बिस्कुट 78 करोड़ के बिस्कुट गोड्डा में आ रहे हैं. गोड्डा में एक बिक्री नहीं है. कहाँ से आ रहे हैं? कलकत्ता से, जहाँ से भी आ रहे हैं.
So what I'm saying is that local production for local consumption should be the route to encourage our OAEs into it. And that means that a large number of youth can get self-employed, but focusing on local demand. तो ये तीन सॉल्यूशंस जो हैं एक तरह से बिल्कुल नए नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रकृति में आप पैसा खर्च करिए और लोगों की क्षमता में पैसा खर्च करिए, और फिर उससे जो उसमें जो उद्यमी जो निकलते हैं थ्रू साइकोमेट्रिक एंड अदर टेस्ट, उनको आप पूरी तरह से सपोर्ट करिए। सरकार का पैसा बड़े बड़े उद्योगों में और उन सब चीज़ों में सपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दे आर नॉट पब्लिक गुड्स। इफ़ कैपिटलिस्ट कैन मेक good returns, they are welcome, but there is no reason why the common money should be spent on that. So if we do all that, and there are enough calculations in my in the paper, you will find that roughly for all these strategies together, including investment in, sorry, एक चीज़ और भूल गया, 5 मिनट और, for the social sector, सबसे बड़ा जो है issue is our education sector has become very मतलब नाम के वास्ते ऑलमोस्ट 100% एनरोलमेंट हो गया है स्कूल लेवल पे। सेकेंडरी एनरोलमेंट रेट्स हैव आल्सो गॉन अप। सेकेंडरी एनरोलमेंट रेट्स फॉर गर्ल्स हैव गॉन अप, वेरी इंप्रेसिव। लेकिन आप एसर डेटा देखिए ऑन एजुकेशनल आउटकम्स, तो 8वीं के 60% बच्चे जो हैं दूसरी का टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते, मुझे नहीं खाते। तो क्या करें? So basically schools and even colleges have just become certifying machines without actually giving any capability. So we need a national program for repair of people whose education has actually damaged them. क्योंकि वो गलती से समझते हैं कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं हैं. And it's time we call this national bluff and recognize that we may be a nation of so-called literates, but we are not functionally educated. And that number is not 1, 2, 3 crores. It is more than 12, 15 crores. That is the human resource that will get wasted for the next 30 working years unless we spend 1 or 2 years in repairing those people. कि 10वीं पास मैंने आज से 7 साल पहले की थी, लेकिन मैं तो चिट्ठी भी नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है भैया, 3 महीने में सिखा देते हैं। चिट्ठी क्या आप कंप्यूटर सिखा देते हैं ना सीधा ही, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट तो हमें करनी पड़ेगी. सो वी नीड ए नेशनल प्रोग्राम फॉर रिपेयर. देन दोज हु आर कमिंग इनटू द वर्क न्यू एजुकेशन, जो अभी जिनकी अभी एजुकेशन चल रही है, वी नीड ए नेशनल प्रोग्राम टू प्रिपेयर देम फॉर द सेक्टर्स, वर्किंग सेक्टर्स. उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग एंड ये सब जो है. एंड देन वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हिडन टैलेंट इन द कंट्री. ऐसे लोग जिनके पास बहुत सारे हुनर हैं लेकिन जिसकी कोई रिकग्निशन नहीं है. एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग शुरू किया था वोकेशनल सेक्टर ने, लेकिन बहुत सारे इस तरह के लोग हैं. उसका एक उदाहरण जो टीवी पे होता है ना, वो सिंगर्स का जो एक टैलेंट, इंडियन आइडल. इंडियन आइडल इज एबल टू आइडेंटिफाई hundreds of amazing voices every year, right? Similarly, in every subsector there are hundreds, नहीं thousands of talented people जो बिल्कुल रुल रहे हैं. We need a national program to identify these people, to nurture them, and to make them capable of enriching themselves as well as society with their talents. Call this the national program for compare as in comparing. So repair, prepare and compare is the 3 things we have to do in the educational sector. और क्योंकि मुझे दिनेश ने कहा कि केयर के बारे में बोलो, तो एक और जो है
requires a major correction. चाहे हम जो मर्जी कर लें, लेकिन there is an unequal distribution of reproductive duties between males and females. आप NSS का time use survey देख लीजिए. On an average, a female is spending 4 hours per day extra. Most of it on care duties, caregiving duties. Completely unpaid work. So either we need a way by which the nation recognizes this as work, and therefore there is a payment for that by society, even though you're serving your own priyajan, or we create opportunities for providing care outside the home. Our population of the elderly is going up to about 12.5%. Our population of uncared children, infants, is going up. Then the sick, the disabled, at any time, roughly 10% of society, in addition to about the infants and the elderly, they require some care. So there's a massive care economy that can be promoted, and which will also create opportunities, part-time work for women outside their home, generate income, and bring them into the mainstream economy and crack the problem of low female labor participation rate. कहने का मतलब ये है कि all these so-called suggestions that I have, none of them are sort of completely so innovative कि ये हो ही नहीं सकते. They are all within reach, but we need a national will that हमें employment problem को crack करना है, and जो resources हमारे पास हैं उन्हीं के माध्यम से करना है. इसके लिए कोई नया मैजिक नहीं चाहिए, हमें कोई AI और हाई टेक नहीं चाहिए, हमें कोई ग्लोबल कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए. वी जस्ट नीड टू रीफैशन आवर वे ऑफ थिंकिंग. और उसके लिए जो एक पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल रेजीम है, उसका नाम मैंने रखा है हरा भरा स्वराज. हरा टू इंडिकेट सस्टेनेबिलिटी एंड investment in the green economy. Bhara does not mean prosperous, it means fulfilled. Fulfilling or fulfilled. But matlab, kyunki you can be prosperous and unfulfilled, and you can be not prosperous and be fulfilled. So our aim is fulfillment. It's not prosperity. I'm not against prosperity, but that's an intermediate goal. And Swaraj is basically, I don't want to elevate it to the level that Gandhiji used in Hind Swaraj, which was rule over the lesser part of the self, but at least Swaraj in the sense of our own self-governance, which is participative, accountable, transparent, etc., democratic. So ये तीनों अगर हो जाए, तो it is possible to crack our youth unemployment problem in 5 years flat. I guarantee you there are calculations there. I challenge any economist to take the spreadsheets that we have, they are in the public domain, and rip them apart. All they will be able to do is a plus minus 10%, but they will not be able to say that this is impossible. It's possible with today's resources, today's technologies, today's institutions. It's not possible with today's politics. So we have to usher in Hara Bhara Swaraj before all this can happen. Thank you.